हाँ जी दोस्तों, आज मैं हूँ श्लॉस एर्लांगन में और मेरे साथ हैं विशाल भाई। मेरे ज़हन में बहुत से सवाल हैं जो मैं आज विशाल भाई से पूछना चाहता हूँ। विशाल भाई एक इंजीनियर हैं, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है कि जर्मनी में जॉब कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि इंडियन इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा रिलोकेट कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी डायरेक्टली, लेकिन अगर आप रेशो देखें पाकिस्तानी इंजीनियर्स की तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है। कैसे हैं विशाल आप? बहुत बढ़िया सलमान भाई, सबको नमस्कार, सलाम वालेकुम। सारे लोग यहाँ इंजीनियर्स रिलोकेट कर क्यों रहे हैं जी। और पाकिस्तान से इतने क्यों नहीं कर रहे हैं? जी। और ये जो सवाल आपने पूछा, एक्चुअली दोनों के जो जवाब हैं जी। वो आपस में बहुत जुड़ते हैं। सही। और रीज़न जो है मेन, वो एक ही जगह से निकल के आता है। जी। और रीज़न उसका ये है कि बहुत सारी बाहर की कंपनीज इंडिया में अपना ऑफिस सेटअप कर रही हैं। सही। और उन्होंने आज नहीं किया, वो आज पिछले 20 साल 30 साल से वहाँ पे हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट बॉश। सही। रॉबर्ट बॉश यहाँ पे भी है, वो जर्मन कंपनी है, बहुत बड़ी जर्मन कंपनी है। जी। और आई थिंक बहुत सारे जर्मन्स का ड्रीम होगा मे बी उसमें काम करना। उसका इंडिया में ऑफिस है। एक्सीलेंट। R&D सेंटर है जो रिसेंटली एक और ओपन हुआ है हैदराबाद में। पहले से उनके ऑफिस बैंगलोर में है, कोयम्बतूर में है। कोयम्बतूर फॉर इन्फॉर्मेशन इज डाउन साउथ, एक तमिलनाडु छोटा सा शहर है। सही। यहाँ पे 2 या 3 कंपनीज हैं। सही। वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी एक ब्रांच ओपन किया। उससे हुआ ये कि जो लोकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे थे उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो सही। अब आप अगर कंपनी खोल रहे हैं तो आपके पास कौन अप्लाई करेगा? जो अगल बगल रह रहा है या फिर कोई दूर से कर रहा हो तो वो पूरा रिलोकेट करेगा। हाँ जी। लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि जो आप अगल बगल इंजीनियरिंग कॉलेज ज़्यादा हायरिंग करेंगे। जी। तो अब वो अगर वो वहाँ हायर होते हैं बट स्टिल दे आर वर्किंग ऑन अ जर्मन प्रोजेक्ट, दे आर वर्किंग विद अ जर्मन कंपनी। एक्सीलेंट। तो डायरेक्टली कनेक्शन बन गया आपका जर्मनी से। सही। आप डेली जो काम कर रहे हैं आप जर्मन कॉलीग से काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर आप यहाँ ऑन साइट आने लगते हैं तो आपका एक जर्मन कनेक्शन बन जाता है। आप जर्मनी को देखते हैं, जानते हैं, छोटे छोटे पीरियड के लिए, लाइक 1 साल के लिए आए या फिर 3 महीने के लिए आए, 6 महीने के लिए आए। तो आप यहाँ आते हैं, सिस्टम को समझते हैं और आपको लगता है ये जगह तो अच्छी है रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, या फिर मेरे पास टैलेंट है जो कि ज़्यादा पे हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि आप रॉबर्ट बॉश इंडिया में काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको सेम काम के लिए सैलरी कम मिलती है। और वही काम आप यहाँ आके करें और आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है। जी। तो यहाँ पर चक्कर ये है कि लोग जानते हैं जी। एक बार अपना वर्थ प्रूव कर लेते हैं, टीम में सब लोग जानते हैं, फिर वो बोलते हैं कि यार मुझे वहाँ मूव करना है। तो कोई भी बंदा जो ये जानता है कि एक अच्छा टीम मेंबर है हमारे पास, तो वो उसे खोना नहीं चाहता, तो फिर वो उन्हें रख लेते यहाँ पर बुला लेते हैं या फिर वो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। तो उनके CV पे दिखता है कि आपने एक जर्मन कंपनी के लिए काम किया है, जर्मन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। जबरदस्त। एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे मेरे घर में है। अच्छा। मेरी वाइफ, अच्छा। एक्सीलेंट। वो रॉबर्ट बॉश में काम करती थी इंडिया में। उन्होंने वहाँ 3 साल काम किया तो उनकी CV पे बॉश आ गया। जबरदस्त। जो भी प्रोजेक्ट आप सोच सकते हैं उस टाइम पे, पोर्शे का प्रोजेक्ट था, फोक्सवैगन का प्रोजेक्ट था, उन्होंने सब पे काम किया। सही। तो वो सब दिखता है उनकी CV पे। सही। तो जब उन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई किया जर्मनी, तो कोई भी कंपनी उनको हायर करने के लिए बहुत ही विलिंग थी। बिल्कुल। ऑफ कोर्स बॉश में नहीं कर सकती थी बिकॉज ऑफ दिस, वो कुछ रीजंस होते हैं कि आप डायरेक्टली इंडियन एंटिटी से जर्मन एंटिटी में हायर नहीं कर सकते। बट बहुत सारी दूसरी कंपनियां जो कि ऑटोमोटिव में एक्सपीरियंस खोज रही हैं, तो उनको देखा कि बॉश का एक्सपीरियंस मीन्स वो बंदा या बंदी जो है काम जानते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है भरोसा करना, वो तुरंत ऑफर दे देते हैं आपको। सही। और यही चीज़ अगर आप शायद पाकिस्तान में, मेरी नॉलेज कम है, आप मुझे करेक्ट करें यहाँ पे, कि उतनी वेस्टर्न कंपनीज का वहाँ ब्रांच नहीं है। जैसे तो आपने एक स्पेसिफिक इंडियन चैप्टर्स की बात की और इतने बिग नेम्स आपने लिए, जैसे आपने बॉश का नाम लिया, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, यू नेम इट। अगर आप इन सब के देखें तो इंडियन चैप्टर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ जो लोकल बच्चे हैं वो ऑलरेडी वहाँ इंटर्नशिप्स तो कर ही रहे हैं और जॉब से बहुत कर रहे हैं। उनकी CV के ऊपर वो चीज़ ऐड हो गई तो यहाँ रिलोकेट करना फिर भी आसान हो गया। अच्छा, इसके अंदर तो ये वाला हमने क्लियर कर लिया। एक ऐसे स्टूडेंट की बात कर ली जिसको एक्सपोजर एक इंजीनियरिंग कंपनी का, जर्मन कंपनी का इंडिया में बैठे हुए मिल गया। कुछ ऐसे भी तो केसेस होंगे जिसके अंदर वो वहाँ से हायर नहीं हो सके लेकिन उन्हें यहाँ रिलोकेट कर लिया। ऐसे केसेस के बारे में भी आप जानते हैं? जी। उसमें मेरे दोस्त हैं जो कि बर्लिन में बहुत ज़्यादा, वो क्योंकि जहाँ पर हम जर्मन कंपनीज की बात कर रहे हैं तो बहुत सारा, जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, US का कॉन्टेक्स्ट छोड़ देते हैं क्योंकि US में थोड़ा वीज़ा का इशू कुछ ज़्यादा है हमारे मुल्कों के लोगों के लिए, तो वो एक अलग एग्जाम्पल है। जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं और ये जर्मनी के लिए बहुत ट्रू है। तो यहाँ पर होता क्या है कि 2 तरीके से आप कंपनीज में इंडिया में काम कर रहे होते हैं। या तो आप ऑटोमोटिव में काम कर रहे हैं या तो ऑटोमोटिव को छोड़ के किसी और डोमेन में काम कर रहे हैं। अगर आप ऑटोमोटिव में काम कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इजी है आपके लिए यहाँ पर डायरेक्टली जॉब अप्लाई करके ऑब्जर्व हो जाना, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमोटिव का बहुत बड़ा मार्केट है और ये हमें सबको पता है। मर्सिडीज, ऑडी, BMW बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही अगर आप
दूसरी कंपनीज में जैसे देखें, जैसे मैं काम करता था इंडिया में यहाँ आने से पहले, सही। मैं एक ऐप डेवलपमेंट करता था, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाता था फ़ोन के लिए। वही बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ और कर रहे होते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो किसी बड़े बड़े लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशंस पे काम कर रहे थे, सही। कोई लॉजिस्टिक्स के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था, सही। पर एंड ऑफ द डे सब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे। सही। तो जब यहाँ पर बहुत सारे अभी कुछ 5 सालों में ये हुआ है, बर्लिन में जब स्टार्टअप कल्चर आया, जी। एक बर्लिन ही क्यों, बर्लिन, म्यूनिक और फ्रैंकफर्ट नहीं बोलेंगे, म्यूनिक और बर्लिन में ही बहुत ज़्यादा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। हाँ जी। तो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आई। वो जो स्टार्टअप्स को चाहिए था कि कम सैलरी में, जो मान लीजिए, मैं रेंज बोलना नहीं चाहता पर उससे ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, हाँ जी। जो 50,000 से 60,000 के बीच में अच्छे इंजीनियर मिल जाएं, हाँ जी। वो यहाँ के लोकल इंजीनियर शायद काम ना करें। बिल्कुल सही। स्टार्टअप्स का इतना पैसा नहीं है कि वो 80,000 90,000 दे दे सकें। वो काम करवाएं। तो वो फिर उन्हें एक इंडिया जैसा एक मार्केट मिलता है जहाँ पे क्वालिटी इंजीनियर्स हैं, एक्सपीरियंस बहुत ही आला है, सही। क्योंकि जो जिस तरह की वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो सही। कटिंग एज है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो कोई पुराने भी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक गो हो गया, कोई माइक्रो सर्विसेज का बात कर लें, आप क्लाउड की बात कर लें, आपको बहुत सारे इंजीनियर्स मिलेंगे इंडिया में जो कि बहुत एक्सपीरियंस हैं सही। और बहुत ही अपने काम को लेके क्या बोलते हैं, वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है स्ट्रांग है उनकी। ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, जर्मन्स के लिए स्पेशली वर्क एथिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तो उनके लिए बहुत ईजी होता है फिर वहाँ से बंदों को हायर करना और अपने बजट में बिठाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लेकिन जब यहाँ पर आप आ जाते हैं तो आप, मेरे दोस्त जैसे आए हुए हैं बर्लिन में, उनको, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो स्टार्टिंग में ऑफकोर्स जब 50-60 में आप बर्लिन में आते हैं तो हाँ जी। थोड़ा सा मुश्किल है, चैलेंज है। बट इंडिया से फिर भी बहुत अच्छी सैलरी है। हाँ जी। और लाइफस्टाइल तो ऑफकोर्स जनरली आपकी अप हो जाती है, क्योंकि आप यहाँ पे जनरली सब चीज़ अच्छा है। ऑफकोर्स आपका फिर आप दूसरी चीज़ें होती हैं, आप घर से दूर हैं, पर वो सब मैटर नहीं करता, धीरे धीरे आप सेटल हो जाते हैं। तो आप डिसाइड करते हैं कि चलो भाई अब चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल। और आप जब एक बार जर्मन एक्सपीरियंस आपके सीवी पे आ गया, हाँ जी। 1-2 साल आपने काम कर लिया, सही। उसके बाद जब आप स्विच करते हैं तो आप अपने जो आपको लगता है आप उस हिसाब से पैसे मांग सकते हैं। आप 80,000 मांग सकते हैं, 90,000 मांग सकते हैं। कई मेरे दोस्त हैं जो लाख के ऊपर भी कमा रहे हैं। सही। पर वो फिर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं और वो फिर मतलब टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, वो मैनेजमेंट में भी हैं। तो ये फिर बंदे के ऊपर हो जाता है। सही। तो आप ये जब आ रहे हो इनिशियली, पहले छोटी से छोटी कंपनी में ट्राई करें। ये ना सोचें कि ये छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और कोशिश करें कि आप बर्लिन की कंपनीज में अप्लाई करें, क्योंकि आपको जर्मन नहीं भी आती हो, जैसे मुझे नहीं जर्मन आती, तो मेरे लिए ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। पर फिर भी मेरे लिए ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरे पास जर्मन एक्सपीरियंस है। जो इंडिया में है, चाहे पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में बच्चे हैं, उनके लिए वो प्रॉब्लम रहती है, उनके पास जर्मन एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करें जो इंग्लिश स्पीकिंग हो। सही। यहाँ बस पहुँच जाएं, एक बार जॉब चालू कर दें, फिर आप मार्केट को समझने लगेंगे। फिर 1 साल 2 साल करके चेंज कर लें, फिर आप जैसा आपका टैलेंट, आपको वैसा पे मिलेगा। तो उसकी टेंशन ना लें। जब स्टार्टिंग में आ रहे हो, 40 पे तो नहीं हो कोई करेगा, 50 हो 60 हो, बस आ जाएं। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ बेसिकली ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बर्लिन की स्टार्टअप कल्चर का और कंपनीज का नाम लिया, क्या बर्लिन में हायरिंग एंड फायरिंग बहुत ज़्यादा है? क्योंकि सुनने में आता है कि बर्लिन में इज़ अ काइंड ऑफ अमेरिकन स्टाइल ऑफ वर्किंग है, जिसमें हायरिंग एंड फायरिंग बहुत ज़्यादा है। आप रिकमेंड करते हैं कि फर्स्ट जॉब के लिए, देखिए रिस्क तो है ही, ये तो एक हाई रिस्क अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप रिलोकेट कर रहे हैं ऑलरेडी पाकिस्तान से या इंडिया से जर्मनी आने के लिए। इतना रिस्क लेना चाहिए कि जैसे बर्लिन की स्टार्टअप कंपनी में आप स्टार्ट करते हैं और 3 माह के बाद गॉड फॉरबिड आपकी जॉब चली जाती है, तो फिर आपके लिए एक बड़ा एक क्रिटिकल सिनेरियो आ जाता है। बात सही है और ये झूठ बात नहीं है जी, लेकिन आप रिस्क तो लाइफ में ले ही रहे हैं। हाँ जी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 4 बच्चों को अपने साथ ले आएँ यहाँ पे जी, मतलब अपना परिवार ले आएँ और फिर वो ना करें, सही। अकेले आएँ, सही। पहले सेटल हों यहाँ पर। सही। जब आपको लगे कि जब सब चीज़ सेट हो गई है, तब अपनी फैमिली को मूव करें। और जब आप अकेले रहते हैं तो रिस्क आप ज़्यादा ले सकते हैं, और कुछ ना चला तो आपके पास वापस तो नौकरी आप कर ही रहे थे, इंडिया में कर रहे थे, चाहे पाकिस्तान में कर रहे थे या बांग्लादेश में कर रहे थे, ऑफकोर्स आप वापस जाके काम कर सकते हैं। लेकिन रिस्क है, ये सही है। और जहाँ तक सलमान भाई ने कहा कि कल्चर है बर्लिन में, क्योंकि वो स्टार्टअप्स हैं तो उन पे बहुत सारे लेबर लॉ स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। सही। उन्हें आज बजट भी बहुत लिमिटेड है। एग्जैक्टली इसलिए तो आपको हायर कर रहे हैं। अदरवाइज अगर उनके पास अनलिमिटेड बजट रहता या फिर कुशन रहता मनूवर करने के लिए, तो वो यहाँ पे लोकल इंजीनियर्स को हायर कर लेते। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, जर्मनी में इंजीनियर्स की कमी नहीं है, क्वालिटी इंजीनियर्स की कमी नहीं है, पर जब आप एक क्वालिटी इंजीनियर हायर करने लगते हैं तो आपको क्वालिटी पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल। और वो यहाँ पर स्टार्टअप्स के पास, किसी भी स्टार्टअप का क्रंच रहता है। हाँ जी। तो इसलिए वो फिर हमारे मुल्कों को देखते हैं कि हम वहाँ से क्वालिटी इंजीनियर उठा लें, जो कि हमारा काम यहाँ पे कम में एटलीस्ट अभी तो कर ही दे, सही। बाद में देखी देखी जाएगी।
तो ये हमेशा याद रखें कि आपकी कमी नहीं है यहाँ पर, आपकी इसलिए कमी है क्योंकि आप अभी उनके बजट में फिट हो रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर मैं जनरली बोल रहा हूँ, मुझे अपने एक्सपीरियंस में जर्मन्स आर वेरी गुड एट व्हाट दे डू। सो जर्मन इंजीनियर्स आर रियली गुड, देयर इज़ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम। और ये भी हमेशा याद रखें कि आप जब यहाँ आ रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं आ रहे हैं, आप जब यहाँ के वर्क कल्चर में काम करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। और वर्क एथिक्स तो एक चीज़ है जो उनसे हमें बिल्कुल सीखनी चाहिए बिल्कुल ऐसे। क्योंकि वो बहुत ही सीरियस है अपने काम को लेके और ईमानदार हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही। तो शायद वही उनका रीज़न है इतना सक्सेसफुल कंट्री होने का। सही। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली आप उसमें देख सकते हैं कि अगर एक स्टार्टअप कंपनी है तो वो हो सकता है कि आपको 12 मंथ्स का ही वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे। तो उन्होंने बेसिकली आपके साथ ये नहीं है कि बहुत बड़ा कोई धोखा किया, उन्होंने उस टाइम ही आपको बताया कि यार हमारे बजट के मुताबिक ये 12 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, और उसके ऊपर बस आप ये कर सकते हैं कि आके सेटल होके साथ साथ ही जॉब आप ढूंढना चालू कर दें। क्योंकि एक बार आप यहाँ पर आ गए, आपके पास यहाँ पर वर्क परमिट है, जो कि आपके पास वीज़ा है बेसिकली। अगर आपके पास ब्लू कार्ड है लेट्स से, या फिर आप वर्क वीज़ा पे हैं, तो आपको कोई भी कंपनी जब आप अप्लाई करेंगे तो उनके लिए आपको हायर करना या फिर ऑफर करना बड़ा ईजी हो जाता है। सही। क्योंकि अगर आपके पास वैलिड वर्क परमिट है देन इट बिकम्स मतलब उनको फिर आपके लिए कुछ करना नहीं है, उन्होंने बस आपको इंटरव्यू करना है। आप अगर सही हैं तो आपको वो ऑफ़र करेंगे और तुरंत फिर आप जो नोटिस पीरियड आपने जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करना है आपने करना है और फिर यहाँ आ जाना है। सो वो बहुत कॉमन चीज़ है। आप कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ें कि कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है। कॉन्ट्रैक्ट में प्रोबेशन को बहुत सीरियसली लें। एक चीज़ हम इसको शायद टच करें, आप अगर अलाउ करें प्रोबेशन पे, दो शब्द बोलिए देते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर प्रोबेशन बहुत सीरियसली लिया जाता है, जो कि इंडिया, और एटलीस्ट मैं इंडिया का एक्सपीरियंस तो जानता हूँ, इंडिया में प्रोबेशन को तो सीरियसली नहीं लिया जाता है। यहाँ पर प्रोबेशन को बहुत सीरियसली लेना होता है। तो जब आप आते हैं तो आप ये नहीं, आपके पास लग्जरी नहीं है कि आप सेटल होने का बहुत ज़्यादा टाइम लें। एटलीस्ट काम के फ्रंट पे, पर्सनल लेवल पे अलग चीज़ है, काम के फ्रंट पे तो आपको बहुत सीरियसली अपने प्रोबेशन में काम करना है। आपको हर चीज़ वो प्रूव करनी है जो आपने अपने इंटरव्यू में इनको सेल की है कि आपको ये आता है वो आता है। तो उसकी, और जो आपका इंटरव्यू होगा और जो इनकी जॉब रिक्वायरमेंट होगी बहुत ज़्यादा सिंक में रहती है। तो वो जो आप वहाँ जो भी बोलेंगे वो बहुत सोच समझ के बोलें, क्योंकि आप जो वहाँ बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो प्रोबेशन आपका कभी क्लियर नहीं होगा। और प्रोबेशन यहाँ पर बहुत सीरियसली लिया जाता है। मैं तो बोलता हूँ कि वो हमारे मुल्क में है, एटलीस्ट कहते थे कि 10वीं 12वीं पढ़ लो, हाँ जी, फिर बाकी आराम है। हाँ जी, वो नहीं होता। लेकिन कंपनी में यहाँ पर ये सही है, प्रोबेशन में बहुत अच्छे से काम कर लो, उसके बाद आराम है। फिर आप अपने हिसाब से काम आपको तब भी करना है, लेकिन आप अपने हिसाब से चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्टली, पेस ला सकते हैं उसमें, क्योंकि आपके पास लॉन्ग टाइम है। फिर हाँ जी, प्रोबेशन में आपको यही पहले 3 महीने में 6 महीने का प्रोबेशन होता है। हाँ जी, लेकिन यूजुअली आपको पहले 3-4 महीनों में ही प्रूफ वो पता लग जाता है, सामने वाले को, मैनेजर को पता लग जाएगा कि मैंने इस बंदे को रखना है नहीं रखना है, क्योंकि आपको फिर वो वार्निंग लेटर्स मिलने लगते हैं। बिल्कुल। और उन्होंने 3 वार्निंग लेटर्स दिए तो फिर आप घर जा रहे हैं।